पहले टी20 मैच में एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री के साथ टीम इंडिया ने टी20 में अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखा है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल भी इंडिया ने टी20 में ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीता था बल्कि ओवरऑल पिछले साल में टी20 क्रिकेट को डोमिनेट किया था। इंडिया पूरे साल में सिर्फ 2 टी20 मैच हारी थी, एक साउथ अफ्रीका से और एक जिम्बाब्वे के साथ। अदरवाइज सारे मैचेस वो जीती थी। व्हाइट वॉश किया था बांग्लादेश का, साउथ अफ्रीका जाकर साउथ अफ्रीका को 3-1 हराया था। उसके पहले वर्ल्ड कप में भी पहली टीम बनी थी जिन्होंने अनडिफीटेड रह के वर्ल्ड कप जीता था। हालांकि मैं वर्ल्ड कप से बाद की बात करूंगा क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान 3 प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली थी और जसप्रीत बुमराह भी कोई टी20 मैच नहीं खेले हैं वर्ल्ड कप के बाद। तो एक नई टीम फॉर्म हुई है सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप में और ये टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है और आज भी ये टीम वन साइडेड जीती है, जबकि ये एक तरीके से ये इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम थी। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले टी20 मैचेस में इंग्लैंड की तरफ से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी क्योंकि आज मैच में हार की वजह इंग्लैंड की बैटिंग थी। मैच की बात करें तो जॉस बटलर ने 44 बॉल्स पे 68 बनाए, यानी कि अगर पर्सनली मैं उनके सिर्फ स्कोर के बारे में देखूं तो 9 रन पर ओवर के ऊपर से भी उन्होंने बैटिंग की है और बाकी टीम ने मिलकर सिर्फ 64 रन कंट्रीब्यूट किए इंक्लूडिंग एक्स्ट्रास। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जॉस बटलर के बाहर कितनी पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस थी, जबकि फिल सॉल्ट केकेआर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो वो एक तरीके से ये उनका होम ग्राउंड रहा है लीग क्रिकेट में। उसके अलावा भी जो प्लेयर्स हैं जैसे लियम लिविंगस्टन, वो पिछले 3-4 साल से आईपीएल खेल रहे हैं तो उन्होंने भी कोलकाता में मैचेस खेले हैं। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन फ्रैंकली हैरी ब्रूक, वो भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया लेकिन उन्होंने एटलीस्ट 17 रन बनाए। उसके अलावा कोई भी प्लेयर टॉप ऑर्डर में डबल फिगर्स तक भी नहीं गया। ये तो एंड में जोफ्रा आर्चर ने एक तरीके से एक बाउंड्री मार दी, 10-12 रन बना दिए तो 130 तक भी पहुंची इंग्लैंड, वरना इतनी पुअर सिचुएशन थी कि शायद 120 भी मुश्किल था, जबकि एक प्लेयर ने 44 बॉल्स पे 68 बनाया है। और तब अगर आप ये स्कोर देखें तो ये और पुअर लगती है क्योंकि उस इंडिविजुअल एफर्ट को निकाल के पूरी इंग्लैंड टीम सुपर फ्लॉप रही है, सारे बैट्समैन। और अगर आप लास्ट के कुछ बैट्समैन के स्कोर देखो तो गस एटकिंसन ने 13 बॉलों पे 2 रन बनाए, आदिल रशीद ने 11 बॉलों पे 8 रन बनाए और जेकब बेथेल 14 बॉलों पे 7 रन। अगर आप इनके स्कोर्स कंबाइन करो तो 7 ओवर में सिर्फ 20 रन बने हैं और मेरे ख्याल से इंग्लैंड यही बाजी हार गई। अगर रना बॉल भी खेला होता तो एटलीस्ट 160 के स्कोर के आसपास होते। हालांकि इंडियन बैटिंग के आगे ये स्कोर भी कम होता लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कॉम्पिटिटिव टोटल होता। 132 वाज लाइक अ केक वॉक। और अगेन मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, अभिषेक शर्मा एक एक्स फैक्टर प्लेयर है और उस एक्स फैक्टर प्लेयर की जगह क्या आप शुभमन गिल जैसे फ्लॉप प्लेयर को खिलाना चाहते हैं तो ये आपका डिसीजन है, लेकिन एक तरीके से आप समझो तो टीम इंडिया 3 कदम पीछे जाएगी अगर शुभमन गिल इस टीम में आते हैं। उनको कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी और पता नहीं किस तरीके की लीडरशिप के लिए कंसिडर किया जा रहा है डिस्पाइट हॉरिबल परफॉर्मेंसेस। और शुभमन गिल अगर टी20 क्रिकेट में आते हैं जो वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते तो अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बैठना होगा। अभिषेक शर्मा ने मार्क वुड की 150 प्लस डिलीवरीज पे बैक टू बैक 6 मारा और उन दोनों डिलीवरीज का स्पीड 153 और 151 था। अभिषेक शर्मा चार्ज कर रहे थे जोफ्रा आर्चर को, मार्क वुड को उन्होंने चार्ज करके छक्का मारा और उनकी जो इनिंग्स थी उसमें 8 छक्के थे, 34 बॉल 79। और वो किसी भी स्टेज पे रुक नहीं रहे थे। ऐसा नहीं था कि पावर प्ले में मैंने रन्स बना दिए तो अब 6 ओवर खत्म हो गए तो अब मैं सिंगल्स खेलता हूं, स्ट्राइक रोटेट करता हूं, नहीं। अभिषेक शर्मा को पता है कि टीम में 7-8 बैट्समैन हैं और उनका काम है टू कीप कंटिन्यू हिटिंग, एक मोमेंटम मेंटेन करके चलते हैं। और मेरे ख्याल से आज के क्रिकेट में अभिषेक शर्मा, आप ऐसे प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते, वो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। टीम इंडिया ने आज मेरे ख्याल से आई वुड स्टिल से कि एक गलती की, स्कोर काफी कम बनाया इंग्लैंड ने, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक तरीके की प्रिपरेशन चल रही है। तो यहां पर सूर्य कुमार यादव को और इनोवेटिव होना चाहिए था और मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी से भी एटलीस्ट एक ओवर बॉलिंग करानी चाहिए थी।
हार्दिक पांड्या की बॉलिंग आज कोई खास नहीं रही, हो सकता है काफी दिन बाद क्रिकेट खेल रहे हैं तो थोड़े रस्टी हो। 4 ओवर्स में 42 रन दिए उन्होंने, लेकिन आज अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त बॉलिंग की, स्पेशली न्यू बॉल से, क्योंकि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन बहुत ही खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। आज वो चले नहीं, लेकिन उसकी एक वजह अर्शदीप सिंह भी थे, क्योंकि उन्होंने फिल सॉल्ट को पहले ओवर में ही डिसमिस कर दिया, बेन डकेट को अपने अगले ओवर में डिसमिस किया और जॉस बटलर भी उनको अटैक नहीं कर पाए। पावर प्ले में 3 ओवर में 10 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए और साथ साथ वो इंडिया के हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर बन गए। उनके T20 क्रिकेट में अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली एक तरफ से इंडिया के सारे T20 मैचेस खेलते रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी भी अर्शदीप सिंह के पास अच्छी खासी उम्र पड़ी है, तो अर्शदीप सिंह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200-250 विकेट ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अर्शदीप सिंह बहुत ज्यादा दूसरे फॉर्मेट्स खेलते नहीं है। तो अर्शदीप सिंह को ऑलमोस्ट सारे T20 मैचेस खिलाया जाता है। हालांकि हो सकता है कि 2-3 साल बाद अर्शदीप सिंह को भी रोटेशन बेसिस पे खिलाया जाए। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, वो टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़े एसेट बनते जा रहे हैं। न्यू बॉल से विकेट लेते हैं, डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताऊं, तो इस वक्त वो वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट क्विकेस्ट बन सकते हैं 200 विकेट्स, अगर वो अपने अगले 2 मैचेस के अंदर बचे 3 विकेट ले लेते हैं। हारिस राउफ और शाहीन शाह अफरीदी, जो भी इतने सारे T20 मैचेस खेलते हैं, वीक टीम्स के खिलाफ भी खेलते हैं, उनको भी 72-73 गेम्स लग गए अपने 100 विकेट करने में। जबकि अर्शदीप सिंह मोस्टली बड़े मैचेस में, वर्ल्ड कप में भी वो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 61 मैचेस में सिर्फ 97 विकेट्स तक पहुंच गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आज भी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। हार्दिक पांड्या थोड़े एक्सपेंसिव रहे, लेकिन स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट। अब आप समझ सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी टीम में नहीं लेना कितनी बड़ी गलती है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती इस वक्त अपनी पीक फॉर्म में है। कई बार रेपुटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर्म, करंट फॉर्म। जैसे करुण नायर अभी जबरदस्त फॉर्म में है, इस वक्त अगर उनको टीम में लाया जाए तो वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के 3 महीने बाद अगर आप उनको कोई ओडीआई मैच खिलाएं, उस वक्त वो उस फॉर्म में नहीं हो, तो आप उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो शायद टीम इंडिया को कंसिडर करनी चाहिए थी। वरुण चक्रवर्ती ने 1 ओवर के अंदर हैरी ब्रुक और लियम लिविंगस्टन, 2 बहुत डेंजरस बैट्समैन, मैं कहूं अगर बटलर के बाद ये दोनों सबसे डेंजरस बैट्समैन है तो गलत नहीं होगा, उन दोनों को बोल्ड किया वरुण चक्रवर्ती ने। तो आप समझ सकते हो कि वरुण चक्रवर्ती इस वक्त कितने डिफिकल्ट है पिक करने में। और बाद में आकर उन्होंने जॉस बटलर को भी डिसमिस किया। अक्षर पटेल का पहला ओवर 15 रन बना, उसमें 2 छक्के लगे। बाद में उन्होंने जो कमबैक किया, उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए अगले 3। रवि बिश्नोई ने कोई विकेट तो नहीं लिया, लेकिन बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर में सिर्फ 22 रन। लेकिन मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव को यहां पर शायद हार्दिक पांड्या से या अक्षर पटेल से एक ओवर कम फिकवाकर 1 ओवर नीतीश रेड्डी या अभिषेक शर्मा से भी फिकवा लेना चाहिए था। टीम इंडिया को कंटिन्यू रखना चाहिए कि वो 6-7 बॉलर्स यूज करे, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड कई मैचेस में अगर कोई बॉलर रन खा रहा हो तो यहाँ पर आपको 6-7 बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बॉलर्स रेगुलरली बॉलिंग करते रहें, क्योंकि इसके पहले हम कई बार देख चुके हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया 6th-7th बॉलिंग ऑप्शन की कमी की वजह से मैचेस हारा है। और जितने ये बॉलर्स बॉलिंग करेंगे उतनी ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस रहेगा। नीतीश रेड्डी जो एक ऑलराउंडर बन के टीम में आए थे, उनको धीरे धीरे अब प्योर बैट्समैन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जहां पर पिच में स्पिनर्स को इतनी मदद थी, तो मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा से भी 1-2 ओवर जरूर फिकवा लेने चाहिए थे। अभिषेक शर्मा काफी यूजफुल बॉलिंग करते हैं। तो ओवरऑल ये एक वन साइडेड विक्ट्री रही, लेकिन टीम में सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव दिखे वो दिखी टीम इंडिया की बॉलिंग और साथ साथ अभिषेक शर्मा की बैटिंग। लेकिन इंग्लैंड कोई कमजोर टीम नहीं है एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे पूरी उम्मीद है कि इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। देखते हैं कि दूसरे T20 में इंग्लैंड क्या चेंजेस करती है। गस एटकिंसन शायद वो टीम में आपको ना दिखें और इंडियन टीम में मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होंगे। लेकिन यहाँ शमी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शमी एक बहुत बड़े रेपुटेशन के प्लेयर है और मुझे ऐसा लगा था कि शायद शमी को पहले 2 मैचेस खिलाकर बाद में रेस्ट किया जाएगा।
शमी वैसे भी बंगाल के लिए खेलते हैं, तो कोलकाता में उन्होंने काफी मैचेस खेले हैं ईडन गार्डन्स में, और मेरे ख्याल से एक परफेक्ट जगह थी जहां शमी कमबैक करते, लेकिन शमी को नहीं खिलाया गया। अब देखना है कि वो दूसरा मैच होता है या तीसरा मैच जहां शमी को इवेंचुअली मौका दिया जाता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।